नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं ये हमारा प्यारा उदय बैच। और इस उदय बैच के संदर्भ में सोशल साइंस या फिर जो आपका एसएसटी वाला पोर्शन होता है उसे आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं। हम लोग अपनी आज की इस क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और जिस चैप्टर का नाम आप लोग देख ही पा रहे हैं दोस्तों, चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आप सभी के सामने डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर आपको कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, आपकी जो पॉलिटिकल साइंस या फिर आप लोग देखते हैं कि आपकी जो राजनीतिक विज्ञान वाली पुस्तक है उसमें आप लोग देखते हैं कि ये चैप्टर आपका मौजूद है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आप सभी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, तो करते हैं अपनी क्लास को शुरू, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं और अब डिस्कशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किन बिंदुओं को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग किन किन चीजों को देखने वाले हैं, तो ये सभी चीजें दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर एक शब्द लिखा है जिसे कहा जा रहा है संयुक्त बैठक। भैया जी, संयुक्त बैठक से क्या तात्पर्य होता है, संयुक्त बैठक का क्या अर्थ है, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद पैसे वाले बिल है ना, पैसे वाले बिल का क्या मतलब है ये समझेंगे। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ये जानेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, उसी के साथ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और प्रधानमंत्री के अधिकार। इन सभी बिंदुओं को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखेंगे। तो काफी मजेदार, काफी ज्ञानवर्धक और काफी महत्वपूर्ण हमारी आज की ये क्लास रहने वाली है। और आपके पेपर में आप देखते हैं कि दोस्तों यहां से बहुत बार बहुत सारे सवालों को पूछा जाता रहा है। स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों हमने ना अपने लेक्चर नंबर 1 में जिन महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा था, समझा था, जाना था, उसको क्विकली एक बार समअप कर लेते हैं, एक बार क्विकली रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि हम आज की कहानी को कंटिन्यूटी के साथ समझ सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ आज की क्लास में जो हमारा ये चैप्टर है, सबसे पहले इसी के नाम को समझ लेते हैं। हमने जब अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था तो हमने देखा था संस्थाओं का कामकाज क्या है दोस्तों। आप देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर का नाम है। मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत देश है ये कैसा देश है दोस्तों। आप सभी को पता है कि भारत एक लोकतंत्र वाला देश है या फिर लोकतांत्रिक देश है। और भारत को अगर हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत के अंदर चुनाव होते हैं और जो लोग चुनाव को जीत जाते हैं उन्हीं को हम लोग नेता कहते हैं। और आप सभी को पता है कि ये जो नेता लोग होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, देश को चलाने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। ये नेता लोग अपना एक समूह बनाते हैं दोस्तों। आप देखते हैं कि इनका जो ये समूह होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सरकार कहते हैं। जी हां, आप सभी को पता है। और हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण बातों को आप सभी के समक्ष रखा था। वो क्या कि हमारे प्यारे भारत देश के अंतर्गत हमें 3 प्रकार की जो सरकारें होती हैं दोस्तों वो देखने को मिली थी। सबसे पहले प्रकार की जो सरकार है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं हमारी केंद्र सरकार। और ये जो हमारी केंद्र सरकार होती है दोस्तों इसका काम क्या है, आप सभी को पता है कि भैया पूरे देश का विकास करना, कि भारत में हर एक इलाका अच्छे से अच्छा हो, मजबूत हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार की होती है। उसी के साथ हमारे पास दिखती है हमारी राज्य सरकार। हर राज्य के अंदर आपको हमारी एक राज्य सरकार दिखती है और राज्य सरकारों का काम क्या होता है दोस्तों, राज्यों का विकास करना, कि राज्यों को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और तीसरे तरीके की जो हमारी सरकार होती है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं स्थानीय सरकार। और ये जो हमारी स्थानीय सरकार है दोस्तों आप देखते हैं कि इस स्थानीय सरकार का काम क्या होता है, हमारी स्थानीय सरकार का काम होता है कि जो हमारे शहर हैं हर एक शहर को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, हमारे जो गांव हैं उन गांव को भी बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो शहरों के विकास के लिए हमें दिखती है नगर पालिकाएं और ऐसी ही हम लोग देखते हैं कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो विलेजेस हैं उनके बेहतरी के लिए हमें दिखती हैं पंचायत। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में होते हैं चुनाव, चुनाव के बाद जो नेता लोग जीत जाते हैं वो बनाते हैं सरकार, उनका जो समूह होता है। और ये समूह या फिर ये जो गवर्नमेंट होती है या फिर ये जो सरकार होती है इसके हमने 3 रूप देखे। केंद्र सरकार पूरे देश को ध्यान रखती है, राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों तक काम करती हैं और हमारी जो स्थानीय सरकार होती है या तो वो शहर तक काम करती है नगर पालिका के रूप में या फिर वो गांव में काम करते हैं, आपको दिखता है पंचायत के रूप में। अब दोस्तों यहां तक तो हमने इस बिंदु को डिस्कस किया था। उसके बाद आप देखते हैं कि भारत दुनिया का
7वां बड़ा देश है आकार के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द एरिया भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। उसी के साथ हमारा प्यारा भारत आप देखते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 पर आ चुका है। इतने बड़े देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि दोस्तों सरकारों की मदद के लिए हमने 3 संस्थाओं या फिर मैं कह सकता हूं कि हमने 3 ऑफिसेस को निर्मित किया है। और ये तीनों संस्थाएं या फिर आप देखते हैं कि जो ये हमारे तीनों संस्थाएं या फिर ये जो हमारे तीनों ऑफिसेस हैं ये हमारे देश के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि देश के लोकतंत्र को मजबूती देते हैं और सरकार की मदद करते हैं, सरकार को काम करने में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कशन किया था किन बिंदुओं का दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि हमारे देश में हमारी 3 संस्थाएं हमें दिखती हैं। सबसे पहली कहलाती है क्या दोस्तों, आप सभी को पता है, सबसे पहली कहलाती है विधायिका। और विधायिका को हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं, इसको हम लोग संसद कहते हैं, है ना। और दूसरा जो हमारा क्या है दोस्तों, संस्था का रूप कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। याद है आपको? जी हां। और तीसरी जो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, हमारी स्थानीय हमारी जो संस्था कहलाती है उसे हम लोग न्यायपालिका के नाम से पुकारते हैं। आप सभी को पता है कि इन तीनों के क्या क्या काम है। मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारी विधायिका या फिर संसद होती है भैया, इसका काम होता है देश को चलाने के लिए कानूनों को बनाना, है ना। कानूनों का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप देखते हैं कि किसकी है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारी विधायिका की है। उन कानूनों को आप देखते हैं दोस्तों लागू करने की, कि कानून जो बन गए हैं उसको जनता इंप्लीमेंट करे, है ना, उसको पूरे देश में लागू किया जाए, उसकी जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। और जो कानून बन गए हैं अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों को नहीं मानता तो उस व्यक्ति को दंड देने की जिम्मेदारी, या फिर अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है आपको न्याय देने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की होती है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने दोस्तों ये देखा था कि हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमारी जो ये सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, उनको मदद करती है। उन्हीं की मदद से हमारी ये जो तीनों संस्थाएं हैं आप देखते हैं कि इन्हीं की मदद से देश के शासन को सरकारें सही तरीके से चलाती हैं। हमने आप सभी के साथ अपने पिछले लेक्चर में विधायिका के बारे में डिस्कशन किया था। तो हम लोगों ने यह देखा था दोस्तों कि देश का एक सबसे महत्वपूर्ण हमारी ये संस्था है या फिर ये जो ऑफिस है इसे हम लोग विधायिका के नाम से पुकारते हैं। और विधायिका जो है दोस्तों आप देखते हैं कि इसके 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक रूप जो कहलाता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं संसद, है ना। विधायिका का जो एक रूप हमें देखने को मिलता है इसे हम लोग कहते हैं संसद, है ना। अब संसद क्या है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि संसद मुख्य तौर पर 2 भागों में बटा हुआ है। इस एक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एक को हम लोग कहते हैं राज्यसभा और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दूसरे को हम लोग कहते हैं हमारी लोकसभा। पता है कि नहीं पता? जी हां, आप सभी को पता है कि भैया हमारी जो विधायिका है, जो देश के अंतर्गत एक सबसे बड़ा ऑफिस है, जो पूरे देश को संभालता है, सरकारों को मदद करता है देश के शासन में चलाने की, हमारी विधायिकाओं के आप देख रहे हैं कि 2 रूप हमें दिखते हैं। सबसे पहला रूप कहला रहा है दोस्तों संसद, है ना। और संसद में भी हमें 2 रूप दिख जाते हैं। संसद के 2 सदन दोस्तों ये हमें देखने को मिलते हैं। एक को कहा जाता है लोकसभा, एक को कहा जाता है राज्यसभा। हमारी ये जो लोकसभा है दोस्तों आप लोग देखते हैं कि इसको निम्न सदन माना जाता है ना। इसको आप देखते हैं कि निम्न सदन, लोअर हाउस कहा जाता है। और वहीं जो राज्यसभा है इसको हम लोग अपर हाउस के नाम से पुकारते हैं या फिर इसे उच्च सदन भी कहा जाता है ना। अच्छा, लोकसभा के अंतर्गत आप देखते हैं कि लोगों को चुनाव कर कर भेजा जाता है। जो लोकसभा के लोग होते हैं ये चुनकर आप देखते हैं कि भेजे जाते हैं। देश में चुनाव होते हैं लोकसभा के। देश को 545 अलग अलग भागों में बांटा गया है और इन्हीं इलाकों से आप देखते हैं कि जो लोग चुनाव जीत जाते हैं लोकसभा के, उन्हें लोकसभा का सदस्य या फिर लोकसभा का सांसद कहा जाता है, जिन्हें हम लोग एमपीज के नाम से भी पुकारते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्हें कहा जाता है। वहीं बात की जाती है राज्यसभा की, तो भारत के हर एक राज्य से उस राज्य की जनसंख्या के अनुरूप क्या किया जाता है, कुछ लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है। तो जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है वहां से ज्यादा सदस्य राज्यसभा में जाते हैं और फिर देश के शासन में मदद करते हैं। ठीक है, तो विधायिका, इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम है देश को चलाने संबंधी या फिर राज्य संबंधी कानूनों को बनाना। और जब देश के बारे में बात होती है कि जब हम देश के लिए कानून बनाते हैं तो देश के कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी संसद की होती है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं किसकी दोस्तों, वहीं जब हम लोग बात करते हैं राज्य स्तर की, कि राज्यों के संदर्भ में जब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कानून बनाया जाता है तो उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विधान मंडल, है ना।
और विधानमंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो विधानमंडल भी हमें दो प्रारूप में बटा हुआ दिखता है। एक हमारा कहलाता है विधानसभा, ठीक है। हर राज्य के अंदर आपको एक विधानसभा दिख जाती है दोस्तों। और विधानसभा के अंतर्गत क्या होता है कि विधानसभा के अंतर्गत होते हैं विधानसभा के चुनाव। तो जो लोग विधानसभा के चुनाव जीत जाते हैं और जो नेता बन जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम लोग विधायक कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऐसे लोगों को विधायक कहा जाता है। और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, दूसरा जो हमारा विधानमंडल का भाग होता है उसे हम लोग विधान परिषद कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्त? उसे हम लोग विधान परिषद के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो विधायिका का काम है ना, आप देखते हैं कि कानून को बनाना, देश को चलाने के लिए कानूनों को बनाना, या फिर जो हमारे कानून का निर्माण करना भी कहा जा सकता है। या फिर आप लोग देखते हैं कि अगर हमारा कोई कानून बन गया है, उस कानून के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि उसमें संशोधन या फिर बदलाव करना। देश में हम देखते हैं कि हम लोग दो स्तर पर कानूनों को बना रहे हैं। एक पूरे देश के लिए तो वो संसद करता है ना। हम देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर जब क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी चीज पर कानून बनाने की बात करते हैं तो लोकसभा के जितने सदस्य हैं, राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, उससे ज्यादा अगर किसी बात पर कानून बनाने के लिए सहमत होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं दोस्तों, अपनी बात का जो बिल होता है, जो विधेयक होता है, वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। और अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दें तो जो वो बिल होता है दोस्तों, आपको वो कानून में परिवर्तित होता हुआ दिख जाता है। अगर वहीं पर बात की जाए दोस्तों किस चीज की, अगर वहीं पर हम लोग बात करते हैं मुख्य तौर पर हमारे, आप देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं हमारे विधानमंडलों की, तो विधानमंडल का काम क्या है दोस्तों? हम लोग देखते हैं कि राज्यों से संबंधित कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी विधानमंडल की होती है ना। जो लोग विधानसभा का चुनाव जीतते हैं उन्हें हम लोग विधायक या फिर आप देखते हैं कि MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। भारत में हर राज्य में हमें विधान परिषद नहीं दिखती, मात्र 5 ही राज्यों में जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है वहां पर हमें विधान परिषद देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत आप सभी के साथ डिस्कस की थी। और हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों, गहराई के साथ, है ना। हमने सबसे पहले देखा कि देश में सरकारें हैं, सरकारों को चलाने के लिए हैं हमारे 3 ऑफिसेस, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर हमने विधायिका को समझने की कोशिश की, इनका काम होता है देश को चलाने के कानूनों को बनाना। तो ये 2 तरीके से होता है, एक राज्य स्तर पर कानून बनते हैं और एक पूरे देश के स्तर पर कानून बनते हैं। पूरे देश के स्तर पर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की होती है, और राज्यों संबंधित कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी विधानसभा और विधान परिषदों की होती है। अब बढ़ेंगे आगे। अब मुख्य तौर पर लोकसभा, राज्यसभा, इनसे संबंधित कुछ और बातें, विधायिकाओं की और कहानियां, इसको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग चलते चलेंगे और हर एक चीज को बहुत ही आराम के साथ आप सभी के समक्ष हम लोग रखेंगे। सो लेट्स बिगिन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम लोग एक एक कर आप सभी के समक्ष रखते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों संयुक्त बैठक, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग ज्वाइंट सेशन के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। तो ये क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि संसद के जो ये दोनों सदन है ना, आप देखते हैं कि अगर किसी मुद्दे पर दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो जाता है तो ऐसे में फैसला लेने के लिए क्या किया जाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। मान लीजिए कि देश में किसी बात को लेकर कानून बनाने की कोशिश हो रही है और लोकसभा और राज्यसभा में आप देखते हैं कि किसी बात को लेकर मतभेद हो गया। राज्यसभा वाले कह रहे हैं कि हाँ बनना चाहिए कानून, लोकसभा के सदस्य हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हम इसको और इस चीज को कानून बनाने के लिए सहमत नहीं है। तो इस स्थिति में आप देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ इकट्ठा बुलाया जाता है ना। और आप देखते हैं कि जब देश के अंतर्गत किसी मुद्दे को लेकर किसी चीज पर कानून बनाया जा रहा है, कोई फैसला लिया जा रहा है, उसमें हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद पर चर्चा करने के लिए आप क्या देखते हैं दोस्तों, उस मतभेद पर चर्चा करने के लिए होता है हमारा ज्वाइंट सेशन या फिर संयुक्त बैठक। हमें पता है कि हमारे लोकसभा के सदस्य बहुत ज्यादा हैं, लगभग 545 हैं, और राज्यसभा में हमें 250 सदस्य दिखते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि इसीलिए संयुक्त बैठक में लोकसभा के मत की जीत होने की संभावना होती है। जब भी मीटिंग होती है ना, जब दोनों की ज्वाइंट मीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, फिर उसमें डिस्कशन किया जाता है कि किस बात पर कंफ्यूजन हो रहा है और फिर वहां पर वोटिंग होती है कि क्या हमें कानून बनाना है कि नहीं बनाना। तो लोकसभा के सदस्य अगर ज्यादा है, 545 हैं, तो यह संभावना रहती है कि जो लोकसभा के सदस्य चाह रहे हैं वो होना हो सकता है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों ज्वाइंट सेशन का यहां पर आपके सामने चित्र रखा गया है कि जो हमारी लोकसभा राज्यसभा है उन दोनों सदस्यों को बुलाकर किसी चीज पर आप देखते हैं कि अगर डिस्कशन कंफ्यूजन होता है तो उस पर बातचीत की जाती है।
अब यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु होंगे दोस्तों, उसको भी हम लोग यहां पर समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारे देश में जो पैसे के मामले हैं, अगर हम लोग अपने देश से संबंधित जो पैसे के मुद्दे या फिर पैसे की बातचीत देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि लोकसभा के पास ही अधिक शक्तियां हैं। हमारे देश में हमें दो सदन दिख रहे हैं, संसद के दो भाग दिखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन जब भी देश में पैसा संबंधी कोई कानून बनाया जाता है, जब भी देश के अंदर पैसे से संबंधित कोई नया नियम, कोई पुराने नियम में बदलाव होता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही बना सकती है, क्योंकि उसको इससे संबंधित शक्तियां दी गई हैं। जब भी देश में बजट के देश को चलाने के लिए एक साल में हम कितना पैसा खर्च करेंगे या फिर इससे संबंधित कानून आता है दोस्तों, तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंतर्गत ही रखा जाता है। और राज्यसभा अगर उस कानून से सहमत नहीं है तो वो उसको खारिज नहीं कर सकते। राज्यसभा के पास ये शक्तियां आप देखते हैं कि उनको नहीं दी गई हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन राज्यसभा क्या कर सकती है दोस्तों, कि मान लीजिए कि देश में लोकसभा के सदस्य क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक नया कानून बना रहे हैं देश में पैसे संबंधी, टैक्स संबंधी, तो लोकसभा से ये जो कानून था ये पहुंच जाता है राज्यसभा। राज्यसभा के पास कि भैया देखो हम कानून बना रहे हैं, तुम भी पास कर दो, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राज्यसभा के लोग इस कानून को नकार तो नहीं सकते, वो उसको कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम कानून नहीं बनने देंगे। आप देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक के अंदर अंदर ही उस बिल को रोक सकते हैं अपने पास, और उन 14 दिनों के अंदर ही अपना सुझाव देकर वापस भेजेंगे कि हम चाहते हैं कि आप इसमें ये बदलाव करें। और लोकसभा के ऊपर है, आप देखते हैं कि राज्यसभा ने बता दिया, राज्यसभा के सदस्यों ने बताया कि भैया आप ये जो बना रहे हैं इसमें हमें लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, और 14 दिन के अंदर अंदर तक आप देखते हैं कि राज्यसभा को वापस लोकसभा को अपने आइडियाज, सजेशन वापस भेजने होते हैं। और अब ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उन सजेशंस को माने या ना माने, है ना। और आप देखते हैं कि फिर लोकसभा के ऊपर है कि वो उन सजेशंस को माने या ना माने, या उनमें कोई भी बदलाव नहीं करे, फिर वो दोबारा राज्यसभा के पास भेजते हैं। इस बार राज्यसभा वापस नहीं भेज सकती। एक बार आप देखते हैं कि जब डिस्कशन के लिए भेज दिया तो दोबारा राज्यसभा उसको वापस नहीं भेज सकती है, और फिर उनको राष्ट्रपति के पास ही आगे पास करके भेजना होता है। तो कुछ इस तरीके का आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे देश के अंतर्गत जो पैसे संबंधी बिल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश की लोकसभा के अंतर्गत ही रखे जाते हैं, लोकसभा के सांसदों के द्वारा ही उनको बनाया जाता है या फिर निर्मित किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। यहां पर अब हम लोग एक नए शब्द को आप सभी के सामने रखेंगे जिसको कहा जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है दोस्तों, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग हर कहानी को समझ सकें। भैया अविश्वास प्रस्ताव को समझने के लिए दोस्तों हमें एक चीज को समझना होगा, वो क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश के अंतर्गत सबसे बड़ा चुनाव कौन सा है, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कि देश का सबसे बड़ा चुनाव कौन सा होता है। और आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा चुनाव होता है दोस्तों, उसको हम लोग लोकसभा के चुनाव के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? जी हाँ, हमारे देश का जो सबसे बड़ा चुनाव है दोस्तों, उसको हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं। संसद का जो निम्न सदन है उसे हम लोग लोकसभा कहते हैं। आप देखते हैं कि हमारे देश में हम लोग ने क्या किया है दोस्तों, हमारा जो लोकसभा है वो 545 भागों में बटा हुआ है। इसमें से 2 सीट्स एंग्लो अरेबियन लोगों की, एंग्लो इंडियंस के लिए आप देखते हैं कि रिजर्व की गई हैं, ठीक है। तो हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, यानी कि 545 लोगों को मौका दिया जाता है। और देश में आप देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे राजनीतिक दल हैं, आप जैसे देश के अंतर्गत देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, आप देखते हैं कि देश में हमें दिखती है कांग्रेस, आप देखते हैं कि देश में हमें दिखती है आम आदमी पार्टी, आप देखते हैं कि देश में हमें दिखती है बीजेपी या फिर बीएसपी, है ना, हमें दिखती है भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना। तो अलग अलग पार्टी आप देखते हैं कि हमें दिखती है। देश में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या फिर राज्यसभाओं के भी चुनाव होते हैं, तो हर राजनीतिक दल क्या करता है दोस्तों, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करता है। ये जो 545 सीट है ना, हर एक पार्टी आप देखते हैं कि अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगा। कांग्रेस भी खड़ा करेगी उस इलाके से, भाजपा भी खड़ा करेगी, आम आदमी पार्टी की, हर पार्टी खड़ी करती है। और हर पार्टी का ये उद्देश्य होता है कि भैया हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी जीतें, है ना। अब आप देखते हैं कि हमारे देश में ये बताया गया है कि देश में हमारे पास 545 सदस्य हैं। अगर कोई अकेला राजनीतिक दल, या फिर आप देखते हैं कि अगर कोई अकेला राजनीतिक दल उनके 272 साथी जीत जाते हैं, तो इसे कहा जाता है कि उनको बहुमत मिल गया, है ना। अगर देश में लोकसभा के चुनाव हुए, इसमें 545 सदस्यों, 545 अलग अलग जगह पर चुनाव होते हैं। अगर कोई अकेला राजनीतिक दल
उनके 272 साथी जीत जाते हैं तो ये कहा जाता है कि भैया उस पार्टी ने बहुमत को प्राप्त कर लिया। और फिर आप देखते हैं कि उसी पार्टी के लोगों को देश में सरकार बनाने की या फिर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट फॉर्म करने की छूट दी जाती है। जैसे साल 2019 में भारत में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी को 303 उनके साथी जीत गए, है ना। ये तो 272 से ज्यादा है, इसीलिए देश में उनकी सरकार हमें देखने को मिलती है, बीजेपी की। समझ में आया आपको? तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर देश में किसी भी राजनीतिक दल को अपनी सरकार बनानी है तो भैया उनके पास बहुमत होना चाहिए। बहुमत का मतलब है कि 272 साथी तो उनके साथ होने ही चाहिए। अगर 272 से सर कम हो गए तो क्या होगा भैया? अगर 272 से कम हो गए, अगर एक भी कम हुआ, 271 ही हो गए, तो आप देखते हैं तो उस स्थिति में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। हमने क्या देखा दोस्तों? हमने यहां पर अभी ये देखा कि साल 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के 303 सदस्य जीत गए, है ना, और उन्होंने आसानी से देश में आप देखते हैं कि अपनी सरकार बना ली। लेकिन इसमें से कुछ सदस्य कांग्रेस के भी हैं, इसमें से कुछ सदस्य आम आदमी पार्टी के भी जीते हैं, कुछ बीएसपी के भी हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के भी हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि बीजेपी ने तो अपनी सरकार बना ली, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ अलग अलग दल भी हैं और ये सरकार नहीं बना पाए। अब अगर आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 303 में से मान लीजिए कि सदस्य कम हो जाते हैं और उनके मात्र 271 सदस्य ही रहते हैं, तो ये जो हारी हुई पार्टियां हैं, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये क्या करेंगी भैया? ये कहेंगी कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए कि अभी जो हमारी सरकार है ना, इनके पास बहुमत नहीं है। आप देखते हैं कि अगर लोकसभा के अंतर्गत आप देखते हैं कि अगर बहुमत जो प्राप्त है 272 साथी अगर किसी राजनीतिक दल के साथ है तो भैया वो आसानी से देश पर अपना शासन चला सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि इनके 272 से एक भी साथी कम हो गया तो आप देखते हैं कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा कि आपको अपने 271 या फिर 272 लोगों को दिखाना होगा संसद में कि ये सब साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत दोस्तों ये जो चुनाव हुआ है 2019 का, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली, है ना। और जिस भी राजनीतिक दल की सबसे ज्यादा सीटें मिली होती हैं वही क्या करती है? देश में अपनी सरकार बनाती है। और उसी पार्टी से आप देखते हैं कि क्या किया जाता है दोस्तों? उसी पार्टी का जो मुखिया होता है या फिर उसी पार्टी का जो बड़ा नेता होता है उसे क्या बनाया जाता है? आप देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना। तो आप देखते हैं कि क्योंकि बीजेपी ने साल 2019 में बहुमत प्राप्त किया है, उनके 272 से ज्यादा साथी जीते हुए हैं, तो इसीलिए आप देखते हैं कि मोदी जी जो बीजेपी से आते हैं तो इसी वजह से उनको क्या दिया गया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर लोकसभा कहती है कि उनके सदस्यों को मंत्रिपरिषद पर अविश्वास है, आप देखते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि अगर आपके कुछ भी साथी कम हो गए, 272 से अगर एक भी साथी आपका कम हुआ तो आप देखते हैं तो फिर उस सरकार को गिरा दिया जाता है, उस सरकार को भंग कर दिया जाता है। तो अगर आज ही के दिन मान लीजिए कि अगर हमारी जो ये भारतीय जनता पार्टी है उसके 272 से भी एक भी साथी कम हो जाएगा तो आप देखते हैं तो फिर देश के अंदर सरकार नहीं रहेगी, है ना। तो ये आप देखते हैं तो उसको कहा जाता है अविश्वास, कि भैया अब आप पर विश्वास नहीं है, अब आप बहुमत को साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां से दोस्तों हमने आप सभी के साथ ये जो हमारी विधायिका थी इसकी विशेषताओं को डिस्कस किया है। आगे बढ़ेंगे और यहां से हम लोग कार्यपालिका के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो हमारी कार्यपालिका होती है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कार्यपालिका का मतलब होता है लागू करना, है ना। आप देखते हैं कि हमारी जो संसद है उसने क्या करा दोस्तों? हमारी संसद क्या करती है? हमारी जो संसद है, अगर मैं आपसे पूछूं, या फिर जो हमारी विधायिका है वो क्या करती है भैया? वो तो कानून को बना देती है ना। संसद कानून को बना देती है ना। ऐसे ही जो हमारी विधानसभाएं हैं वो राज्यों के लिए कानून को बना देती है। इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? हमारी कार्यपालिका की होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा भारत से संबंधित जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है जिसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? डिस्कस करना जारी रखते हैं। और कार्यपालिका में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? कार्यपालिका में एक कार्यपालिका की भी हमें दो रूप दिख जाते हैं। एक कहलाता है राजनीतिक कार्यपालिका, है ना। कार्यपालिका का आप देखते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका है इसमें सबसे पहला जो रूप कार्यपालिका का दिखता है भैया उसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। जो देश का प्रधानमंत्री होता है या फिर आप देखते हैं कि देश के अंतर्गत जो अलग अलग मंत्री होते हैं, अब अकेले प्रधानमंत्री जी पूरे देश को तो नहीं संभाल सकते, इसीलिए ये क्या करते हैं दोस्तों? देश के अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने कुछ नेता लोगों पर देते हैं। जैसे
देश में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मिनिस्टर पे दी जाती है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री को दी जाती है, विदेशों से संबंध बनाने के लिए हमारे विदेश मंत्री होते हैं, देश में शिक्षा के लिए हमारे पास शिक्षा मंत्री हमें देखने को मिलते हैं। देश के प्रधानमंत्री अकेले तो वो काम नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी टीम बनाते हैं, उसी को हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं। और इसमें अलग अलग मंत्री लोग दिखते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपको देखते हैं कि उसको संभाल रहे होते हैं, है ना। अब देखते हैं दोस्तों कि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं या फिर जितने भी हमारे मंत्री हैं अलग अलग क्षेत्र से, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से पुकारते हैं। अब ये जो हमारी मंत्री परिषद है जो प्रधानमंत्री के साथ जुड़े होते हैं, इनका काम होता है कि सरकार के कार्यक्रमों को सही रूप से क्रियान्वयन देना, है ना। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी हैं, संसद में जब कानून बन जाता है तो संसद में जब कानून बन गया तो प्रधानमंत्री जी हो या फिर इनके मंत्री हो, वो कहते हैं कि हमने ये जो कानून बनाया है ना इसको लागू करेंगे, ये सही कानून है, इससे देश में परिवर्तन आएगा। तो कार्यपालिका के दो रूप हमें दिख रहे हैं, एक कहला रहा है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब है कि जो देश का आपका प्रधानमंत्री है या फिर जो मंत्री लोग हैं जो देश की जनता के द्वारा चुने गए हैं, ये जब कानून को बनाते हैं तो फिर ये खुद ही उस कानून को लागू भी करते हैं, अपने ऊपर आप देखते हैं कि उसको लागू करते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से पुकारते हैं, है ना। आप देखते हैं कि ये जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ना, ये लोग क्या है दोस्तों, ये जनता के द्वारा चुनकर आए हुए होते हैं। 5-5 साल के लिए ये जो हमारे नेता लोग हैं ये 5-5 साल के लिए चुनकर आए गए होते हैं और इन्हीं को हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। अब हमारी जो कार्यपालिका है उसका दूसरा रूप हमें देखने को मिलता है भैया, इसे कहा जाता है स्थायी कार्यपालिका, ठीक है ना। आप देखते हैं कि ये जो हमारी कार्यपालिका का जो दूसरा रूप है भैया, इसे हम लोग कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका में होते हैं हमारे नौकरशाह या फिर आप देखते हैं कि हमारे सरकारी अधिकारी। क्या होते हैं दोस्तों, हमारे जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जितने भी हमारे IAS IPS होते हैं, वो सभी स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, है ना। और इनका जो चयन होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज जिसे हम लोग UPSC कहते हैं उसके द्वारा किया जाता है। जितने भी हमारे बड़े अधिकारी होते हैं, आप देखते हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, 5 साल के लिए कोई मंत्री बनता है, 5 साल के लिए कोई प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन ये जो हमारे नौकरशाह होते हैं या फिर आप देखते हैं कि ये जो हमारे IAS अधिकारी होते हैं ये अपनी पूरी सर्विस देते हैं, है ना, बिना किसी रोक टोक के। आप देखते हैं कि अपनी पूरी सर्विस 33-34 साल की जितनी भी होती है उसे कंप्लीट करते हैं टिल देयर रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट तक, ठीक। तो हमारी कार्यपालिका के आपने दो रूप बनते हुए देखे दोस्तों। एक को हम लोग कह रहे हैं स्थायी कार्यपालिका जो पूरे तौर पर मौजूद रहती है, इसके अंतर्गत जो लोग होते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं, ये एग्जाम पास कर आए हुए होते हैं और ये नेता लोगों को क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं देश के शासन में, ठीक। चलिए, तो कोई भी कंफ्यूजन आप सभी को यहां पर किसी भी संदर्भ में दोस्तों नहीं रहने देना है, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर ये जो हमारी कार्यपालिका है इसके जो हमें प्रकार देखने को मिल रहे हैं। हम देखते हैं कि दोस्तों जनता को जवाबदेह होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका के पास स्थायी कार्यपालिका की तुलना में अधिक अधिकार होते हैं। हमें पता है कि हमारी जो ये कार्यपालिका है दोस्तों, है ना, इसके हमें दो भाग देखने को मिलते हैं। इसका जो पहला भाग है दोस्तों उसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं राजनीतिक कार्यपालिका। कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं या फिर जो हमारे नेता मंत्री परिषद के लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, है ना, ये क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि कार्यपालिका के ये जो अंग है या फिर ये जो रूप है, इनको थोड़ी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं क्योंकि जनता के प्रति ये जवाबदेह होते हैं। जनता इनसे सवाल पूछती है कि भाई आपको जिताया था, आपने ये कानून बनाया है, क्यों बनाया है, तो इनके पास ज्यादा शक्तियां आप देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका की लोगों की तुलना में आप देखते हैं कि स्थायी कार्यपालिका के पास आप देखते हैं कि ये लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं। ये जो हमारे स्थायी कार्यपालिका या फिर आप देखते हैं कि जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एक नेता तो 5 साल के लिए आता है, लेकिन आप देखते हैं कि ये जो स्थायी कार्यपालिका के हमारे अधिकारी होते हैं ये बड़ी बड़ी लंबी सर्विसेज देते हैं, तो ये अधिक ज्ञानी और कुशल होते हैं। और आप देखते हैं कि जब ये हमारे मंत्री लोग और ये हमारे स्थायी कार्यपालिका के लोग मिलकर काम करते हैं, तभी आप देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, सही तरीके से हम अपने जो हमारी क्रिया होती है उसको पूरे तौर पर लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब तक दोस्तों हमने दो बिंदुओं को देख लिया है। हमने आप सभी के साथ क्या किया है दोस्तों, हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर विधायिका क्या होती है ये देखा। विधायिका को हम लोग जानते हैं कि भैया ये कानून बनाते हैं और कार्यपालिका क्या करती है दोस्तों, उन कानूनों को लागू करती है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। याद होगा आपको कोविड का समय, याद है कि भूल गए? जी हाँ भाई, जब देश के अंदर कोरोना आ गया था, कोविड आया था साल 2020 में मार्च के महीने में, तो दोस्तों आप देखते हैं कि देश में सबकी हालत खराब हो गई थी। देश की संसद में फैसला लिया गया था कि अब देश के अंदर लॉकडाउन
लगाया जाएगा। देश में लगभग आप देखते हैं कि 3 से 4 महीने तक बड़े स्तर पर लॉकडाउन रहता है। अब देश में जो संसद थी, वहां पर जो नेता लोग थे, उन्होंने तो बस क्या कर दिया, कानून बना दिया कि 3 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया। संसद में तो ये लिख दिया गया कि भैया लॉकडाउन लग गया। क्या इससे लॉकडाउन लग गया था? नहीं, जनता तो फिर भी बाहर घूम रही थी ना। घूम रही थी कि नहीं घूम रही थी? आप भी बाहर घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? घूमे थे, है ना, आप घूमे थे। और फिर आप देखते हैं कि कौन आया था, सरकार ने या फिर विधायिका ने कानूनों को बना दिया। इस कानून को लागू किसने किया था दोस्तों? इस कानून को लागू करती है हमारे सरकारी अधिकारी, हमारी सेना हुई, आप देखते हैं कि हमारी पुलिस हुई, हमारे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुए। सरकार ने कानून बना दिया। अब इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार के अधिकारियों की होती है। जो हमारे सरकारी अधिकारी होते हैं या फिर सेना होती है, वो लोग क्या कर रहे थे, लोगों को घर के अंदर डाल रहे थे, है ना। तो विधायिका ने कानून बना दिया लॉकडाउन का। उस कानून को लागू करते हैं कौन? हमारी कार्यपालिका, है ना, यानी कि हमारे सरकारी अधिकारी लोग। और उसके बाद आप देखते हैं कि जो लोग इन कानूनों को नहीं मान रहे थे, उनको दंड दिया जा रहा था, उनको कोर्ट भेजा जाता कि जाओ भाई जाओ, कोर्ट जाओ, है ना। उन पे केस चलाया जा रहा था कि ये बाहर निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, फाइन लगाया जा रहा था, है ना। तो वो हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ? तो कुछ इस तरीके से देश का शासन आप देखते हैं कि होता है। और यहां तक हमने कार्यपालिका क्या है दोस्तों, इसको देखा। कार्यपालिका के दो प्रारूप को हमने देखा, स्थायी कार्यपालिका और हमारी अस्थायी कार्यपालिका। यहां से अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में कि ये क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बहुत सरलतम तरीके से आप सभी के सामने रखते चलेंगे। डिस्कशन कर रहे हैं कि भारत के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं या फिर जो हमारे पीएम होते हैं, उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है ना। सर इसका मतलब क्या है? भैया जी, प्रधानमंत्री का कार्यकाल तभी तक है जब तक उनके पार्टी या फिर उनके साथ 272 साथी जुड़े हुए हैं, यानी कि जब तक उनको बहुमत मिला हुआ है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री हैं जब तक आप देखते हैं कि इनके साथ इनके 272 साथी जुड़े हुए हैं या फिर इनसे ज्यादा साथी जुड़े हुए हैं। जैसे ही एक भी कम हो गया भैया, है ना, आप देखते हैं कि तभी इनकी जो आप देखते हैं कि पद है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। अगर देश के अंतर्गत जो पार्टी है, जो राजनीतिक दल है जिसने सबसे ज्यादा सीटों को प्राप्त किया है, जिसने बहुमत को प्राप्त किया है, उसका जो सबसे फेमस नेता होता है, बड़ा नेता होता है, उसी पार्टी के लोगों के द्वारा वो उसे अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि वो 5 साल तक चलेगा, जब तक उस पार्टी के पास, उस दल के पास, उस राजनीतिक दल के पास बहुमत है, उनके साथ 272 साथी हैं, तब तक आप देखते हैं कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहता है। अगर एक भी कम हुआ तो आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री की कहानी या फिर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो शक्ति है, पोस्ट है, वो आपको समाप्त होते हुए दिखती है। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अगर कोई भी दल बहुमत को प्राप्त कर लेता है, यानी कि जिनके 272 साथी जीत जाते हैं, तो फिर देश के राष्ट्रपति उनको आमंत्रित करते हैं, आइए, हाँ आइए आइए, आप सही कहा जा रहे हैं। देश के राष्ट्रपति बुलाते हैं ऐसे कि आइए आइए आइए। और जिस पार्टी के 272 साथी जीते होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप अब अपनी देश में सरकार बनाइए और आपका जो सबसे बड़ा नेता होगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना। लेकिन आप देखते हैं कि वो अपनी मर्जी के अनुसार ऐसा नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति सिर्फ अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, है ना। आप देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसके पास लोकसभा में बहुमत साबित होता है। जिनके पास 272 साथी होते हैं ना दोस्तों, वो ही क्या करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि वही उसी राजनीतिक दल के जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होती है, जिनको 272 से ज्यादा साथी जीते होते हैं, उसी पार्टी को राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों, सरकार बनाने का आमंत्रण देते हैं और उसी के सबसे बड़े नेता को क्या बनाया जाता है, आप देखते हैं कि राष्ट्रपति जी के जरिए पीएम या फिर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है ना। और फिर प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री जब अपनी पोस्ट पर आ जाते हैं, अब प्रधानमंत्री को देश को चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको देश का ध्यान रखना है। लेकिन प्रधानमंत्री अकेला तो ऐसा नहीं कर सकते सारे काम, तो भाई प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, देश में शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री रखते हैं, देश में सुरक्षा के लिए सुरक्षा मंत्री रखते हैं, या फिर आप देखते हैं कि हमारे आप देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर को रखा जाता है। देश में आप देखते हैं कि कपड़ा सही तरीके से हो तो कपड़ा मंत्री रखा जाता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि हाँ, उनके मंत्रियों का चुना जाता है ना। आप देखते हैं कि उनके मंत्रियों का चयन होता है। अब यहां से दोस्तों हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो देश के अंतर्गत प्रधानमंत्री हैं, इनका काम क्या है दोस्तों, इनका काम है कि ये देश को सही तरीके से चलाएंगे। लेकिन अकेले प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री को अलग अलग साथी चाहिए, है ना। कोई रक्षा मंत्री होगा, कोई कानून मंत्री होगा, कोई स्वास्थ्य मंत्री होगा, कोई कपड़ा मंत्री होगा, कोई देखते हैं कि विज्ञान मंत्री होगा, कोई विदेश मंत्री होगा। और ये सभी लोग क्या करते हैं, ये सभी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम करते हैं ताकि देश को हर एक भाग में सही तरीके से विकसित
किया जा सके। अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे देश में मंत्री परिषद है ना, मंत्री भारत में कितने कितने तरीके के होते हैं और इन मंत्रियों को क्या कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। काफी महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि दोस्तों यहां से हमारे सवाल आपको देखने को बनते हैं। स्टार्स का मतलब क्या है कि भैया बिंदु है, काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं आप सभी के साथ कि ये जितने भी हमारे मंत्री लोग होते हैं इनको क्या कहा जाता है। तो अगर हम लोग मंत्री परिषद का मतलब क्या है कि मंत्रियों का जो समूह है, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री के जो साथी लोग होते हैं उसी को मंत्री परिषद कहा जा रहा है। इसके अंदर हम देखते हैं कि 60 से 70 मंत्री हमें देखने को मिल जाते हैं और मंत्रियों की हमें 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। सबसे पहली कैटेगरी कहलाती है दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। तो कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि देश में हमारे ऐसे मंत्रालय जो काफी ज्यादा आपको दिखता है कि दोस्तों काफी ज्यादा आपको दिखता है कि महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देश की सुरक्षा से संबंधित बात है, देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि विदेश से रिश्ते बनाने की बात है, देश में शिक्षा संबंधी हमारे मंत्री हैं, है ना। आप देखते हैं कि देश के अंतर्गत हमारे ऐसे जो नेता लोग होते हैं जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते होते हैं, जो बहुत बार सांसद बनकर आए हुए होते हैं और आपको दिखता है कि वो काफी ज्यादा ज्ञानी होते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं। ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है दोस्तों, मुख्य प्रमुख मंत्रालय दिए जाते हैं, है ना, फेमस मंत्रालय दिए जाते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जाती है। और मंत्री परिषद जो है आप देखते हैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनकी संख्या हमें 20 के आसपास दिख जाती है। तो है ना, सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जिन पर आप देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे मंत्रालय होते हैं वो दिए जाते हैं। अब इसके बाद हमें कौन से दिखते हैं दोस्तों, इसके बाद हमें दिखते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अब ये जो हमारे एमओएस विद इंडिपेंडेंस चार्ज है ये कौन होते हैं दोस्तों, तो ये मंत्रियों का दूसरा समूह हमें दिखता है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम छोटे मंत्रालयों का भार होता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखते हैं कि कपड़ा मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय, देश की रक्षा मंत्रालय हुआ, देश में आप देखते हैं कि विदेश मंत्रालय हुआ, देश में आप देखते हैं कि गृह मंत्रालय हुआ, ये तो बड़े मंत्रालय हैं, तो इनके मंत्रियों को कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। वहीं देश में जो छोटे मंत्रालय होते हैं, है ना, उनको उनके अंतर्गत जो मंत्री चुने जाते हैं दोस्तों उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। ठीक है, और आप देखते हैं कि ये मंत्री क्या है दोस्तों, सिर्फ निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जब भी देश से संबंधित कोई फैसला लेते हैं तो इन सभी मंत्री परिषद को बुलाते हैं, नहीं। प्रधानमंत्री जी मुख्य तौर पर अपनी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का मतलब जो उनके महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री लोग हैं ना, उन्हीं के साथ ज्यादा मीटिंग्स करते हैं और हर मीटिंग में इनको आप देखते हैं कि स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को नहीं बुलाया जाता। तीसरे प्रकार के जो हमारे मंत्री होते हैं दोस्तों भारत के अंतर्गत, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, है ना। यानी ये इन्हें क्या कहा जाता है, राज्य मंत्री। ये आपको दिखता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना, जैसे आप देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स को संभाले हुए हैं, जैसे विदेश मंत्रालय, जैसे हमारे आप देखते हैं कि हमारा रक्षा मंत्रालय, जैसे हमारा गृह मंत्रालय। तो देश में जो हमारे ऐसे मंत्री होते हैं जो देश में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल रहे होते हैं, उनकी मदद के लिए जो मंत्री रखे जाते हैं उनके सहायक के तौर पर, है ना, जो उनको असिस्ट करते हैं, तो उनको राज्य मंत्री कहा जाता है। तो देश में मंत्रियों के हैं 3 रूप। सबसे पहले है कैबिनेट मिनिस्टर्स जिसमें 20 मंत्री हमें दिख जाते हैं। इनको ज्यादा डिपार्टमेंट, देश की कृषि एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, देश का विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जो इनको दिए जाते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। जिनको कम महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलते हैं, छोटे मंत्रालय मिलते हैं, वो कहलाते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। और ये जो राज्य मंत्री होते हैं सिर्फ ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे दोस्तों और इससे संबंधित कुछ और हमारी बातें होंगी, उसको भी हम लोग आप सभी के समक्ष क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करते चलेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन आपको अपने समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने देना है। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन करते हैं दोस्तों। यहां से हम लोग कैबिनेट मीटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रधानमंत्री जी क्या है, प्रधानमंत्री जी का चयन किस तरीके से होता है वो हमने देखा। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि देश में जब भी महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं, इसके अंतर्गत कैबिनेट मीटिंग्स की बैठक होती है। आप देखते हैं कि देश से संबंधित जब भी फैसले होंगे तो प्रधानमंत्री जी और उनके साथ जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के नेता लोग हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, बैठते हैं और ये सभी लोग बैठकर क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कशन करते हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये देश से चलाने संबंधी क्या करते हैं कि क्या हमें कोई नियम बनाना है, क्या कोई बड़ा अहम फैसला लेना है, तो ये सभी लोग क्या करते हैं दोस्तों, करते हैं। और कोई भी कैबिनेट मंत्री के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, आप देखते हैं कि ये सभी लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में, देश के अंतर्गत विकास करने में आप देखते हैं कि ये अपना बहुत बड़ा योगदान हमें दिखाते हुए चलते हैं। ठीक है,
अब यहां पर एक शब्द आपके सामने रखा जा रहा है दोस्तों, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लोग हर बिंदु को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। यहां पर लिखा हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैबिनेट सचिव इन्हें कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है दोस्तों? हम लोग इन्हें सचिव कहते हैं या फिर आपको दिखता है कि सेक्रेटरी कहा जाता है। जितने भी हमारे मंत्री हैं, चाहे हमारे प्रमुख मंत्री हुए, कैबिनेट मंत्री हुए, चाहे हमारे स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हुए, या फिर आप देखते हैं कि जितने भी हमारे राज्य मंत्री हुए, इनकी मदद के लिए हमारे असिस्टेंट हमें दिख जाते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, इनकी मदद के लिए हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? हमारे पास होते हैं सरकारी अधिकारी, जिनको हम लोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहते हैं। और ये सरकारी अधिकारी क्या होते हैं दोस्तों? आपको दिखता है कि ये सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, उसको पास कर आए हुए होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इन सभी हमारे जो ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होते हैं, ये अलग अलग मंत्रालयों के बीच में क्या करते हैं दोस्तों? तालमेल बिठाकर रखते हैं और हर चीज को बहुत ही सुचारू रूप से करते हैं। अब मंत्रियों के हैं 3 प्रकार, और इन सभी तीनों प्रकारों को जब मिला दिया जाता है, जो ये पूरा मंत्रियों का समूह है, इसे मंत्री परिषद कहते हैं। देश के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं दोस्तों? अपनी ये मंत्री परिषद की मीटिंग करते रहते हैं समय समय पर, और प्रधानमंत्री ही क्या करते हैं दोस्तों? मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं। वही क्या करते हैं? सभी मंत्रियों को बुलाकर मीटिंग करते हैं कि भाई हमें कौन सा फैसला लेना है या फिर कौन सा फैसला हमें नहीं लेना है। बढ़ते हैं आगे और यहां पर डिस्कशन करते हैं कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास भी कुछ अधिकार या फिर शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। तो एक एक कर यहां से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके क्या काम होते हैं, उनकी क्या शक्तियां होती हैं, उसको हम लोग एक एक कर आप सभी के सामने यहां पर पेश कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। हम देखते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं भैया, उनके पास आप देखते हैं कि सबसे पहला काम होता है कि देश में जो हमारे विभिन्न भाग हैं, देश में रक्षा मंत्रालय है, सुरक्षा मंत्रालय है, देश के अंदर हम देखते हैं कि हमारे विदेश मंत्रालय है, जितने भी हमारे देश में विभिन्न भाग हैं, इनके बीच में तालमेल बिठाया जाए कि ये सभी मंत्री एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करें, मिलकर काम करें, इसकी जिम्मेदारी होती है। जब 2 या 2 से अधिक विभागों के बीच में, देश में 2 या 2 से अधिक जो हमारे मंत्रालय हैं, अगर उनमें कोई झगड़ा होता है, मतभेद होता है, तो उस स्थिति में जो प्रधानमंत्री का निर्णय होता है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, उसको माना जाता है कि जो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है उसको सही माना जाता है। हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों पर निगरानी भी रखते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री जी ये देखते रहते हैं कि भैया हमारे ये जो अलग अलग मंत्री हैं, क्या ये मंत्री जो बन गए हैं सिर्फ बैठे हुए हैं कुर्सी पर या फिर काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हर एक मंत्रालय पर नजर रखते हैं, हर एक मंत्री के काम को देखते रहते हैं, क्या वो किस तरीके से अपने काम को कर रहा है। और अगर उनको लगता है कि कोई मंत्री सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसको हटा भी देते हैं, उसको फेरबदल भी किया जाता है ना। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री अगर देखें कि अगर कोई मंत्री सही से काम नहीं कर रहा, तो उनके डिपार्टमेंट को चेंज किया जा सकता है या फिर किसी नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपना मंत्री बना सकते हैं, है ना। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दें राष्ट्रपति को, तो उसके साथ ही क्या माना जाता है? यह भी माना जाता है कि पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा देना होता है। तो पूरा जो मंत्रिमंडल होगा उनको भी प्रधानमंत्री के साथ ही क्या करना पड़ता है? अपना इस्तीफा देना पड़ता है और फिर सरकार हमें समाप्त होती हुई दिखती है। ठीक है, कुछ और चीजें हैं दोस्तों, इसको एक एक कर हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही बिंदु प्यारे हैं। लिखा है कि केंद्र सरकार की बात हो। केंद्र सरकार का मतलब है भैया जी जो पूरे देश का विकास करती है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको पूरे देश को आगे बढ़ाना है। तो हमारे देश में जो केंद्र सरकार है उसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मोनोपोली के जमाने में प्रधानमंत्री काफी शक्तिशाली हुआ करते थे। देखिए, हमारे देश को आजादी प्राप्त होती है साल 1947 में। साल 1947 से साल 1989 तक हम देखते हैं कि भारत में क्या रहता है दोस्तों? पूरे तौर पर सिर्फ एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो थी, वो क्या कर रही थी दोस्तों? वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर रही थी, यानी कि वो केंद्र में अपनी सरकार बना पा रही थी, और इसे ही मोनोपोली या फिर एकाधिकार कहा जाता है। तो जो कांग्रेस का समय रहा था, उस समय हम लोग देखते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में थी, और तो आप देखते हैं कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो काफी ज्यादा हमें बोल्ड और शक्तिशाली देखने को मिला करते थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि साल 1989 के बाद कोई भी पार्टी, है ना, आप देखते हैं कि वो 272 साथी उनके नहीं जीत पा रहे थे। तो साल 1989 के बाद से भारत के अंदर एक नई प्रकार की पार्टी बननी शुरू होती है, एक नई प्रकार से सरकारें बननी शुरू होती है, और इनको कहा जाता है गठबंधन की सरकारें। गठबंधन की सरकारों का मतलब क्या है कि अगर आप देखें साल 1989 से पहले कांग्रेस आसानी से उनके 272 साथी जीत पा रहे थे, उनको बहुमत या फिर मेजॉरिटी मिल पा रही थी। लेकिन आप देखते हैं कि साल 1989 के बाद किसी भी पार्टी के, खुद कांग्रेस के भी 272 साथी आराम से नहीं जीत पा रहे थे अकेले। तो फिर आप देखते हैं कि किसी पार्टी के 100 साथी जीते,
किसी पार्टी के 100 साथी जीते और तीसरे के 72 साथी जीते, तो जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर क्या करते हैं, उनके बहुमत के करीब साथी पहुंच जाते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा राजनीतिक दलों के सदस्य मिलकर आप देखते हैं कि वो अगर बहुमत को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो पार्टियां बनाते हैं दोस्तों, उसको हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो साल 1989 तक जब बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की, तो प्रधानमंत्री के पास ज्यादा शक्तियां थी। जब अलग अलग राजनीतिक दल आए तो हर राजनीतिक दल ने क्या चाहा, प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करना चाहा। और गठबंधन की सरकारों में हम देखते हैं कि दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री रहे थे ना, आप देखते हैं कि वो उतने ज्यादा शक्तिशाली हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन कहानी फिर आपको दिखती है दोस्तों कि हमें बदलती हुई दिखती है। और साल 2014 से हमें दिखता है कि भारत के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना शुरू हो गया। साल 2014 में 282 साथी जीते इनके, और साल 2019 में 303 आपको दिखता है कि इनके साथी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि इनके साथियों का चुनाव हुआ है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने आप सभी के साथ प्रधानमंत्री के काम, प्रधानमंत्री के मंत्री, मंत्री परिषद, उसी के साथ कार्यपालिका, कार्यपालिका के रूप, फिर हमने बात की आप सभी के साथ विधायिका, इन सभी बिंदुओं को बहुत ही सुचारू तरीके से आप सभी के सामने पेश किया है। आशा है कि आपको हर एक बिंदु बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों बढ़ेंगे आगे और आप सभी के साथ यहां पर अब डिस्कशन करेंगे किस चीज का, हम लोग आप सभी के साथ क्विज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक एक कर आपको उनके आंसर्स को हमारे सामने क्या कर देना है दोस्तों, पेश करना है, ठीक है। तैयार हैं? हाँ जी, हमारे सब बच्चे तैयार हैं। तो एक एक कर दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ अपने सभी आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है कि नीतिगत फैसला निम्नलिखित में से कौन लेती है। नीति का मतलब होता है कानून बनाने का फैसला, नीति का मतलब होता है कानून या फिर पॉलिसीज बनाने का। तो वो कौन करता है? आप सभी को पता है कि नीतिगत मतलब हुआ कि देश में कानून बनाने का जो फैसला होता है वो देश की हमारी विधायक या विधायिका या फिर आप देखते हैं कि संसद के द्वारा ही किया जाता है। अगला सवाल है कि राजनीतिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। राजनीतिक कार्यपालिका जो है, जो आपको दिखता है कि देश की जनता के द्वारा ही चुने गए लोग होते हैं, जिन्हें कुछ डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, इनका जो प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री, जज, राष्ट्रपति या फिर राजनीतिक दल। हम देखते हैं कि जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इसका जो प्रधान होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है, वो होता है देश का प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए दोस्तों आप देखते हैं कि हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं तथा निर्णय अपने विवेक अनुसार लेते हैं। किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालयों के मामले में विशेषज्ञ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सभी अधिकारियों को, समूह को, सरकारों की नीतियों को मूर्त रूप देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको सही दिख रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य तौर पर जो आप देखते हैं कि जितने भी हमारे तकनीकी मामले होते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लीजिए कि हमारे देश में साइंस मिनिस्टर है, विज्ञान मंत्री है। अब ये थोड़ी है कि उस व्यक्ति का वैज्ञानिक होना जरूरी है। वो क्या करेगा दोस्तों, वो कुछ साइंटिस्ट को अपने साथ रख लेंगे और साइंटिस्ट जो उनको सलाह देंगे उसके बाद वो आखिर में खुद अपना फैसला सुनाएंगे, है ना। और उसी आप देखते हैं कि और ऐसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि अगर कोई विज्ञान मंत्री बनेगा तो वो विज्ञान में वैज्ञानिक होना चाहिए, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल सत्य बात है ना। फैसला मंत्री को ही लेना होता है आखिरी, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनसे डिस्कशन के बाद आप देखते हैं कि वो अपने फैसले को सुनाते हैं। और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है, केवल वो ही बिल्कुल हमें सही देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। जो हमारे केंद्र में मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा आप देखते हैं कि की जाती है। 4 ऑप्शंस हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। कि जो हमारे मंत्री लोग होते हैं, इनको अपॉइंट किनके द्वारा किया जा रहा है। 4 ऑप्शंस हैं और आपको सही ऑप्शन का आंसर देना है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ना। कि भैया जिस भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिल जाता है ना, जो भी राजनीतिक दल जिसको बहुमत मिल गया, यानी कि जिनके 272 साथी जीत गए, उस पार्टी का जो मुखिया होगा या फिर उस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होगा, उसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ऑप्शन ए आप देखते हैं कि दोस्तों हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ये जो हमारे निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, है ना, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति जो बहुमत प्राप्त करी हुई पार्टी या फिर गठबंधन पार्टी का नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल बताया गया है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है। वो संसद के सदस्य होने चाहिए अथवा वो मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है।
तो 4 स्टेटमेंट दी गई है, पूछा जा रहा है कि कौन सी बातें सही हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 आपको बिल्कुल सही दिखती है। देखिए संविधान में ये बताया गया है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि कौन सा कथन हमारा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो हमारा सही कथन है उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो कथन नंबर हमारा क्या है दोस्तों, 1, और कथन नंबर आप देखते हैं कि दोस्तों हमारा 1 जो है ये बिल्कुल सही दिख रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए अगर किसी भी व्यक्ति को हम चुनते हैं तो सीधा हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते। हम लोगों ने मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं चुना, जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं चुना, जनता ने अपने इलाके से सांसदों को चुना। इन सभी जीते हुए सांसदों ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो आप देखते हैं जो प्रधानमंत्री है वो सीधे चुनावों से नहीं जीता जाता, बल्कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली होती हैं उसके ही बड़े नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसी के साथ प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होते हैं, अगर वो संसद के सदस्य हो या फिर ना हो तब भी ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही हमारी बिल्कुल सही हमें देखने को मिलती है, केवल ऑप्शन ए आप देखते हैं कि दोस्तों हमारा सही बन रहा है। अगला है कि मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जितने भी हमारे आप देखते हैं कि मंत्री परिषद की मीटिंग होती है, जब भी सभी मंत्रियों को बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता आप सभी को पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। पीएम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसको किया जाता है। अगला सवाल, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। संसदीय कार्यपालिका में पूछा जा रहा है दोस्तों कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर नौकरशाही। वास्तविकता में होती है दोस्तों नौकरशाही के पास, हमारे अधिकारियों के पास। अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक है जब तक उनके पास बहुमत है, जब तक उनके साथ 272 साथी हैं तब तक है वो प्रधानमंत्री। जैसे ही कम हुआ तो उनका पद समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी आप देखते हैं कि दोस्तों हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। ओहो, और यहां पर दोस्तों हमने आप सभी के साथ ये जो हमारी क्लास थी इसको बहुत ही सुचारू तरीके से आप सभी के सामने पेश किया है, और बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर की हर एक नफासत को, हर एक कहानी को, हर एक बारीकी से हमने समझते चले हैं। तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ अपना लेक्चर नंबर 2 किया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 को करेंगे डिस्कस, इस चैप्टर से संबंधित, और इस चैप्टर की पूरी जो पृष्ठभूमि होगी, कहानी होगी, वो उस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।